हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसमें आप जानोगे कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था को या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ आप ये जानोगे कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी कंट्री है जो फेडरल है। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को जानने के लिए हमें चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा और अपने कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहते हैं और हमारी जो ये क्लास है ये बाइलिंगुअल क्लास है जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है उसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं कि इंडिया जहां पर हम रहते हैं, ये जो हमारा देश है ये काफी ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे में इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए और यूनिटी के साथ रहने के लिए, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने जीवन को पूरी गरिमापूर्ण तरीके से, पूरी डिग्निटी के साथ जी सके। और इसके लिए जरूरी है कि पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि जनता, पब्लिक और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और वो सरकार के बिल्कुल नजदीक हो, ताकि पब्लिक की प्रॉब्लम्स को जो सरकार है वो सुने और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर का थीम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। संघवाद क्या होता है? तो संघवाद आपका एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें शासन व्यवस्था के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। इसमें जो पावर्स होती है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और ये संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जो है ये निर्धारित किया जाता है कि जो पावर्स है इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह अगर हम सामान्य भाषा में या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा लोकल लेवल पे भी हम क्या करते हैं? पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर्स है उसको 2 या 2 से अधिक स्तरों पर डिवाइड किया जाता है ताकि देश में जो पीस है उसको मेंटेन किया जा सके और चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखा जा सके। तो जितने भी बड़े बड़े देश होते हैं, जो लार्ज कंट्री होती है, जहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, जिनकी संस्कृति, परंपराएं, ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, वहां पर संघीय व्यवस्था इन विविधताओं को, इन डाइवर्सिटी को साथ लेकर के चलता है। वहां पर पीस को मेंटेन करने के लिए, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको ही फॉलो किया जाता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए इसके 2 इंपॉर्टेंट आयाम है या फिर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह सकते हो आप। एक है आपका कमिंग टुगेदर और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर। साथ आकर के सरकार बनाना या फिर साथ रह करके सरकार बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना ने कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जो बड़ी जो लार्ज स्टेट या जो लार्ज कंट्री होती है वो क्या करती है, अपनी जो कंट्री है उसको और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी जो बाकी सब यूनिट होती है उनके साथ मिल करके जो है अपने यूनिट को लार्ज करती है, अपने संघ को बड़ा बनाती है। और संघ को बड़ा बनाने का रीजन ये होता है ताकि अपने देश में सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत की जा सके। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जो राज्य और केंद्र के स्तर में शक्तियां बांटी जाती है, इनमें राज्य की अपनी आइडेंटिटी होती है और केंद्र की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो समान होता है, यानी इक्वल होता है। समझ में आ गया? और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज के टाइम पीरियड में आप ले सकते हो यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर के बारे में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी साथ रहकर संघ बनाना। तो बहुत सारे जो लार्ज कंट्री है या फिर जो बड़े देश होते हैं वहां पर जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उनके बीच में, यानी जो शक्तियां हैं वो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसमें जो सरकार है, जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास पावर्स ज्यादा होती है कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
और ये अपने अपने स्तर पर काम करती हैं और इसमें जो यूनिट्स होती है उनके पास जो पावर होती है वो अनइक्वल होती है, सेंट्रल के पास ज्यादा और स्टेट के पास कम होती है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे अगर कन्फ्लिक्शन होता है तो सेंट्रल को प्रायोरिटी दी जाती है कंपैरिजन टू स्टेट। इस तरह का जो एग्जांपल है इसमें आप ले सकते हो इंडिया का, स्पेन का और बेल्जियम का। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कमिंग टुगेदर में कौन सी कंट्रीज आती है और होल्डिंग टुगेदर में कौन सी कंट्रीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एकात्मक सरकार और जो संघात्मक सरकार है, यानी ये यूनिटरी गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर है। यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं या एकात्मक सरकार की बात करते हैं जिसमें सरकार का केवल एक ही स्तर होता है, जिसमें पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सरकार के एक ही स्तर के द्वारा जो है पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और पावर एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेट होता है, एक ही हाथ में संतुलित होता है, बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल है आपका चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट यानी जो फेडरल सरकार है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें सत्ता जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रीकृत होती है। कहने का मतलब है जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, कंसंट्रेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। पावर और किसी के पास नहीं होती, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जबकि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहां पर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। इसके बाद आपको यूनिटरी गवर्नमेंट में जो भी यूनिट्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। यानी जो भी शाखाएं होती है, जो भी इकाई होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। जबकि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं और ये अपने अपने लेवल्स पे काम करती हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर इनकी अपनी अपनी पहचान भी होती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस। जबकि हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल और फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो हमेशा डिफरेंस आपको ऐसे ही बॉक्स बना करके करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर्स को अलग अलग लेवल पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी अगर हम बात करते हैं पावर्स को, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जो आपका फेडरलिज्म होता है या फिर जो संघवाद होता है, इसमें सत्ता के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। या शक्तियों का जो विभाजन है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये आपका सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे होता है। और आगे जाकर के आप पढ़ोगे कि इसे लोकल लेवल पर भी बांटा जाता है। तो ये क्यों बांटा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पावर है, जो शक्ति है, किसी एक पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना रहे, पावर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत ना रहे, इसलिए सत्ता का अलग अलग लेवल पर विभाजन किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दूसरा, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्शन होता है, उस कन्फ्लिक्शन को कम किया जाए। सेंट्रल लेवल पे वो अपना काम करे और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करे, इसलिए पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीसरा, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आपका संघीय व्यवस्था है, उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए भी पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 में भी था कि पावर्स को शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पावर्स को जब अलग अलग लेवल से बांटा जाता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जो स्टेट लेवल के पास आते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए बेसिकली 3 आपकी लिस्ट है, 3 सूचियां दी गई है। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट जिसको केंद्रीय सूची कहते हैं, दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची कहते हैं, और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उसको हम अलग रखते हैं, उसको कहते हैं अवशिष्ट सूचियां या फिर रेसिड्यूरी पावर्स, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट में यानी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कानून बनाया जाता है, जो लॉ मेकिंग की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें केंद्र सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंडर में आपके 100 सब्जेक्ट होते हैं, 100 विषय होते हैं इसमें।
इसमें जैसे आपका रक्षा यानी डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी नीतियां, बैंकिंग, करेंसी यानी मुद्रा, और इसके अलावा आपका रेलवे, संचार, जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं, और एटॉमिक एनर्जी, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। सेकंड है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर आपके 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इरिगेशन सिंचाई, लैंड यानी भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें स्टेट और आपका सेंट्रल दोनों मिलकर के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों मिलकर के लॉ मेकिंग करते हैं। इसमें आपके 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सारे वो मैटर है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आपका रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर की बात करते हैं तो इनके अलावा जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनको इसमें रखते हैं अवशिष्ट पावर में, और इसपे स्टेट का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें ज्यादातर जो मामले हैं, जैसे आपका साइबर लॉ हो गया, कंप्यूटर टेक हो गया या स्पेस, ये सारे मामले आते हैं जिसकी देखरेख या फिर जिसपे कानून बनाने का पूरा अधिकार जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार के पास होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। एमसीक्यू में आपको दे देंगे, मान लीजिए डिफेंस दे दिया और आपसे पूछ लेंगे ये कौन सी लिस्ट में आता है, या मान लीजिए आपको एजुकेशन दे दिया, ये पूछ लिया कि कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ये समझ लेना है। नेक्स्ट है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेंटर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत देश में शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किया गया है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल पे देश में शांति व्यवस्था को मेंटेन करते हुए अपने अपने लेवल पे काम कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इसलिए किया गया ताकि आपस में एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन करके और चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखे। इसके अलावा जो भी सेंट्रल लेवल के आपके मैटर्स है या स्टेट लेवल के मैटर्स है उनको सुलझाया जा सके, उससे रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दिए गए। और ये भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी मैटर को लेकर के कन्फ्लिक्शन होता है तो वहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दिया गया है कि किस बात को मानना है, और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। साथ ही साथ जो भी आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड मैटर से, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है, इन सब में स्टेट और जो आपका सेंट्रल है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो किस तरह काम करेगी, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ये संवैधानिक तरीके से कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें जो है आप ये इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि स्टेट और जो सेंट्रल है उन दोनों के बीच में रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि वो दोनों मिलकर के सहयोग के साथ काम करें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देश की शासन व्यवस्था को, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करके रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो पॉलिटिकल लेवल पर भी जो है हम देखते हैं एक तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है आपस में जो रूल किया जाता है या फिर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ऐसा कैसे होता है? आप सबको पता है कि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू जो है नेता चुना जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेता जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जो है जीतने के लायक वोट नहीं मिलते, या फिर उनका बहुमत का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाते, और बहुमत का आंकड़ा ना पार करने की वजह से वो दूसरी पार्टी के साथ जो है गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। उसको ही कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को बहुमत के आंकड़े नहीं मिलते या फिर किसी एक पार्टी को क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी के साथ कोalition करके या गठबंधन करके सरकार बना लेता है, उसको ही कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कहते हैं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टनर्स है वो आपस में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं इनमें दोनों पार्टीज की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ लोकल लेवल पर जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शक्तियों का वितरण किया जाता है। ये दर्शाता है कि देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और सहयोग करके काम करना जरूरी है। चाहे वो कोalition की गवर्नमेंट भी आप देखोगे सहयोग के साथ काम करती है, अगर वो किसी के साथ मिलकर के सरकार बना रही है तो वहां पर दोनों की ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कि वो देश की शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाए।
इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो दिया गया है वो है आपका भारत की भाषाई विविधता। भारत की तो बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो 1300 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य भाषाओं की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की जो 8वीं अनुसूची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में 8वें शेड्यूल में जो है 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है संविधान के द्वारा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय स्तर की भाषा का दर्जा नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इसलिए अभी तक कोई हमारा जो है कोई संवैधानिक भाषा या फिर कोई हमारी मातृभाषा नहीं है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर कोई एक जो राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। इसके अलावा रीजनल लेवल पर अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग भाषाओं में भी काम, प्रशासनिक काम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कराए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले भाषा के आधार पर जो बनने वाला राज्य है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 1956 में जो है 1956 में एक लॉ पास किया गया जिससे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की सीमाएं या बॉर्डर को तय किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए ऐसा लोगों ने डिमांड किया था। लेकिन स्टार्टिंग में नेताओं ने इन बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे बहुत बड़े लेवल पे कन्फ्लिक्शन हो सकता था, लोग भाषा के आधार पर बढ़ सकते थे। लेकिन बाद में जाकर के 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद 1956 में इससे रिलेटेड कानून पास किया गया, कानून बनाया गया, एक्ट बनाया गया, जिसमें बात की गई कि रिलीजन की बेसिस लैंग्वेज की बेसिस पे जो है देश की सीमाओं के या जो राज्य की सीमाएं हैं या फिर राज्य का बॉर्डर उसको तय किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ आपके? इसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, यानी व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण क्या है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर में से कुछ पावर या कुछ शक्तियां जो है लोकल लेवल पर या स्थानीय स्तर की सरकार को देती है, यानी अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिसोर्सेज जो है स्थानीय सरकार को या लोकल लेवल के गवर्नमेंट को सौंपती है, ताकि लोकल लेवल पर पीस एंड जो आपका चेक एंड बैलेंस और पीस जो है वो मेंटेन रहे। तो उसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को देती है, अपनी कुछ जिम्मेदारी, अपने कुछ संसाधन स्थानीय सरकार के साथ बांटती है, तो उसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को बांटना। समझ में आया? ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का बेहतर सॉल्यूशन निकाला जा सके। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोकल लेवल पर अगर सरकार को मिलती है तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें जल्दी निर्णय लिया जा सकेगा। इसके अलावा लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन में लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, लोगों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाएगा। सरकार और लोग के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, लोग और सरकार एक दूसरे के करीब आ सकेंगे, सरकार उनके प्रॉब्लम्स को जान सकेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर। ठीक है, और इसके साथ साथ सरकार जो जनता के लिए लोकल लेवल पर बेहतर पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज या योजनाएं भी बना सकते हैं। तो इसलिए लोकल लेवल पर या स्थानीय स्तर पर पावर्स को बांटना या सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं कि 1992 से पहले कंडीशन क्या थी। 1992 से पहले या 1992 से पहले जो है पावर्स को जो है लोकल लेवल पर नहीं बांटा गया था, यानी लोकल बॉडीज के पास जो है पावर्स नहीं थी। सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। ठीक, समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते थे और काम करते थे। स्थानीय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा नहीं था। लेकिन 1992 में 1992 में दो अमेंडमेंट आए। एक अमेंडमेंट आया आपका 73 और दूसरा अमेंडमेंट आया 74। और ये दोनों ही अमेंडमेंट या संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? 73 के अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये ग्रामीण स्तर पर, यानी जो रूरल एरिया है
जो गांव है, गांव के स्तर पर पंचायत व्यवस्था की बात करती है कि एक जो रूरल लेवल पे स्थानीय सरकार होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए ताकि ग्रामीण स्तर पर मैनेजमेंट किया जा सके, सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था की जा सके। इसी तरीके से लोकल लेवल पर अर्बन एरिया में जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 74 अमेंडमेंट किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया। और ये दोनों ही संशोधन आपका 1992 में किया गया, इसलिए 1992 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 73 अमेंडमेंट बात करता है रूरल लेवल पे पंचायत की, और 74 अमेंडमेंट बात करता है अर्बन एरिया पे, अर्बन लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज की। अब हम बात करते हैं कि इन फीचर्स की क्या, ये जो की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इनकी ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इनकी जो विशेषता है इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है वो ये है कि हर 5 साल पे लोकल लेवल पे इलेक्शन कराए जाएंगे, चुनाव कराया जाएगा। उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST और OBC है उनका रिजर्वेशन किया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अगर SC की बात करते हैं तो इनकी 84 सीट्स, और जो आपकी ST की बात करते हैं तो इनकी 47 सीट जो है वो रिजर्व की गई है। OBC के लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई अभी अमेंडमेंट या फिर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन OBC को भी कई स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए 1/3 सीट को रिजर्व करने की बात की गई है, 50% सीट जो है आरक्षित करने की बात की गई है। कई राज्यों में ऐसा किया गया है। इसके अलावा जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है इसके चुनाव जो है स्टेट लेवल पे, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा करवाया जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट हुआ 73, 74 जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसकी विशेषता है कि हर 5 साल पे स्थानीय निकायों का इलेक्शन कराया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा 1/3 या 50% के आसपास, और जो इलेक्शन कराया जाएगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। जो रूरल लेवल पे आपका गवर्नमेंट को, जो स्थानीय गवर्नमेंट है वहां पे पंचायती राज व्यवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा जो गांव है या रूरल एरिया है वहां पर रहने वाला हर एक वयस्क जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर है, वो सभी इसके मेंबर होते हैं। उनका काम होता है कि वो पंचायत के वर्क की देखरेख करे, उनको इंश्योर करे, और उनमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बनी रहे। ग्राम सभा के बाद आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये विलेज लेवल पर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यानी विलेज लेवल पे जो है ये एक कार्यपालिका होती है जिसका जो हेड होता है, जिसका जो मुखिया होता है, उसको सरपंच कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सेम है, सरपंच कहते हैं। और इसका मेन काम होता है कि पर्टिकुलर गांव में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी यानी पीने योग्य पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, रोड्स कच्ची ना हो, टूटी फूटी ना हो, उसकी देखरेख करे, सैनिटेशन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे। इन सारे मैनेजमेंट को देखरेख करने का काम वो पर्टिकुलर गाँव का या ग्राम क्षेत्र का जो सरपंच होता है उसका होता है। इसके बाद सरपंच से ऊपर है जो आपका ग्राम पंचायत है, उससे ऊपर होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है ये ब्लॉक लेवल पर या खंड स्तर पर होती है, जिसका काम होता है पर्टिकुलर उस ब्लॉक या खंड में जितनी भी ग्राम पंचायत है उनके काम की देखरेख करना, उनको फैसिलिटेट करना और उनके काम के कार्यों की देखरेख करना। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना। किसको कोऑर्डिनेट करना? जितनी भी पंचायत समिति है जो उनके डिस्ट्रिक्ट में आती है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनके काम की निगरानी करने का काम जो है जिला परिषद करता है। इस तरीके से ये जो अलग अलग लेवल्स पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। अर्बन एरिया में बात करते हैं तो अर्बन एरिया में आपका होता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत की बात करते हैं तो जो एरिया पहले गांव था लेकिन धीरे धीरे अब डेवलप होकर शहर बनता जा रहा है, वहां पर आपका नगर पंचायत होता है। आप म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हैं तो जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं वहां पे आपको म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका देखने को मिलेगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर आपको लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। इस तरह से शहरों में भी स्थानीय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्थानीय लेवल पे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे
सरकार जनता के करीब आती है, सरकार जनता की जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती है, सरकार और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जो शासन में लोगों की भागीदारी है वो बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, सरकार अपने काम के प्रति जनता को जवाबदेही रखती है और जनता जो है उनकी ट्रांसपेरेंसी को, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कभी भी चेक कर सकता है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर यानी रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है ये सारी चीजें। तो इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर में बात करी फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर को समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझा, फिर यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है उसकी बात की, फिर कैसे स्थानीय स्तर पर जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट जो है रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत और अर्बन लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज के बीच में करता है, और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को हमने डिटेल में बात करी और समझा है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसा कि मैं हर क्लास के लास्ट में बोलती हूँ कि अगर इसमें से आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछेगा। और एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि इस चैप्टर के नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दिए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और फिर लर्न विद केशा पेज है, वहां पर जाकर के आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे 6 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन आंसर, नोट्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैप्टर का रिवीजन भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।